गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पाठ प्रथम के पेपर द्वितीय आधुनिक विश्व के इतिहास की रूपरेखा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है बोल्शेविक क्रांति के कारण। तो बोल्शेविक क्रांति 1917 में रूस में हुई थी। तो 19वीं शताब्दी के आरंभ में रूस में स्वेच्छाचारी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी। राजतंत्रात्मक का मतलब मैंने अपने बहुत से वीडियो में बताया था। राजतंत्रात्मक मतलब राजा का शासन और प्रजातंत्रात्मक मतलब प्रजा का शासन। अब वहाँ रूस में जार, वहाँ राजा को जार कहते थे। तो वो जो राजा होता था या जो जार होता था उसकी इच्छा और आदेश ही कानून माने जाते थे। जनता को कोई भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। शासन के जितने भी उच्च पद थे उनकी नियुक्तियों का जो आधार था वो क्या था, योग्यता नहीं होकर राजनीतिक प्रभाव था, मतलब रिश्वत के आधार पर भी होती थी। संपूर्ण जो शासन व्यवस्था थी वह भ्रष्ट थी, अन्यायपूर्ण थी। न्यायालयों तक में भ्रष्टाचार का बोलबाला था और रूसी समाज दो भागों में विभक्त था। विशेषाधिकार वर्ग और जिसमें धन संपत्ति से युक्त जो कुलीन वर्ग आते थे उनका था, और दूसरे वर्ग में था अधिकार विहीन निर्धन वर्ग का, जिसमें किसान, श्रमिक ये लोग आते थे। तो शासन और सेना के जो उच्च पद थे उस पर कुलीन वर्ग को ही नियुक्त किया जाता था। तो ये स्थिति बहुत अधिक खराब हो गई थी और इसीलिए 1917 में रूस में क्रांति हुई। अच्छा, जब क्रांति हुई तो क्रांति दो हुई। पहली क्रांति हुई मार्च 1917 में और दूसरी हुई थी नवंबर 1917 में। दोनों ही 1917 में हुई थी, लेकिन पहली हुई थी मार्च में और दूसरी हुई थी नवंबर में। तो इसके बारे में जो लिप्सन है वो कहते हैं कि क्रांति तो एक ही थी किंतु इसके अध्याय दो थे। क्रांति का प्रथम और राजनीतिक अध्याय मार्च की क्रांति कहलाया, जिसमें रूस के निरंकुश जार को सिंहासन छोड़ना पड़ा। क्रांति का दूसरा और सामाजिक तथा आर्थिक अध्याय नवंबर की क्रांति कहलाया, जिसे बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। कई बार आपके पास प्रश्न आ जाता है कि रूस की क्रांति के बारे में बताइए। एक तो ये आ जाता है, दूसरा आपका आता है बोल्शेविक क्रांति के बारे में बताइए। तो दोनों में ही आपका आंसर सेम आएगा। बोल्शेविक क्रांति भी यही है, रूसी क्रांति भी यही। 1917 में दोनों क्रांतियां हुई थी, बड़े क्वेश्चंस में अगर ये दिया आता है तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी और इस क्रांति के अंतर्गत रूस में कृषकों और मजदूरों का जनतंत्र स्थापित हुआ था। 1917 की रूस की क्रांति विश्व इतिहास की एक महान घटना है। प्रभावों व परिणामों की दृष्टि से यह क्रांति 1789 की फ्रांस की क्रांति के बाद के विश्व इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। एक दृष्टि से तो रूस की क्रांति फ्रांस की क्रांति से भी अधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसने फ्रांस की क्रांति के अवशिष्ट कार्य को आगे बढ़ाया। अच्छा, कैसे बढ़ाया देखें हम। जहां फ्रांस ने की क्रांति से क्या हुआ था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता की भावना को बल मिला था, ठीक है ना। और इस क्रांति से क्या हुआ, इस क्रांति से स्वेच्छाचारी निरंकुश जारशाही का अंत हुआ था। सॉरी, लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी समानता का संदेश दिया गया था। तो रूस की क्रांति के परिणाम स्वरूप ही राजनीतिक सत्ता पर मजदूर और कृषक वर्ग का एकाधिपत्य अधिकार स्थापित हुआ और विश्व में एक नवीन विचारधारा, उसका नाम था साम्यवाद, उसका उदय हुआ था। अब हम क्रांति के कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे। 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी उसके बारे में हम कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे। ये क्रांति एकमात्र प्रथम महायुद्ध के मतलब रूस की पराजय का परिणाम नहीं थी। इन पराजयों ने तो क्रांति की प्रक्रिया को तीव्र बनाया था। प्रथम महायुद्ध में रूस की जो पराजय हुई थी वो तो क्रांति का तत्कालीन कारण थी। मतलब बहुत से ऐसे कारण थे जिन्होंने रूस में क्रांति को बढ़ावा दिया। तो आज हम इस वीडियो में क्रांति के कारणों पर चर्चा कर रहे हैं। पहला हमारा पॉइंट है रूसी शासकों की निरंकुशता। तो यूरोपीय राज्यों की भांति रूस में भी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। रूस में जो शासक थे वह क्या कहलाते थे, जार, और ये कैसे थे, निरंकुश थे।
स्वेच्छाचारी शासक थे और देवी अधिकारों के सिद्धांतों में विश्वास करते थे और स्वयं को जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं मानते थे। अब देवी अधिकारों के सिद्धांत पर विश्वास क्या है? ये देवी अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास मतलब खुद को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। इसका अर्थ ये है कि वो जैसे भगवान कभी गलती नहीं करते, इसी प्रकार से राजा या जार भी कोई गलती नहीं कर सकता था। वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। क्या कहता है पीटर महान कि जार दुनिया में किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। कैथरीन भी पूर्ण जो समय शासिका थी, निरंकुश थी, स्वेच्छाचारिणी थी। जार संपूर्ण साम्राज्य का एकमात्र अधिपति होता था। शासन की समस्त शक्तियां जार में निहित होती थी। सारे कानून, सारे आदेश क्या थे? जार के ही होते थे। जार ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। जल थल सबका वो सेनापति होता था। समस्त जो अधिकार थे वो जार के पास निहित थे। मतलब उसकी इच्छा होती थी तो वो किसी की भी नियुक्ति कर सकता था, किसी को भी पद से हटा सकता था। जनता को किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। जनता का कोई प्रतिनिधि नहीं था, उसकी कोई सभा नहीं थी। नागरिकों को भाषण देने, लेखन और संगठन बनाने का कोई अधिकार नहीं था। समाचार पत्रों और शिक्षण संस्थाओं पर अनेक प्रतिबंध लगे हुए थे। राजसत्ता की अवहेलना करने पर क्या होता था? ये माना जाता था भयंकर अपराध हुआ है, ठीक है, और ऐसा करने वालों को कठोर दंड दिया जाता था। 19वीं शताब्दी तक तो जनता ने कोई विरोध ही नहीं किया इस निरंकुशता का और जारशाही का जो शासन था चलता रहा। किंतु क्या हुआ कि जब फ्रांस की क्रांति हुई तो यूरोप में राजतंत्र के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई। मतलब सुधार और उदारवादी की भावना का प्रसार हुआ और इसने क्या करा? रूस के जारों ने भी जब इस बातों को अवहेलना करी तो लोगों ने उनके विरुद्ध अपना संगठन बनाना प्रारंभ कर दिया। जार अलेक्जेंडर प्रथम ने प्रारंभ में तो उदारवादी नीति अपनाई थी, किंतु अपने धीरे धीरे उसने वही प्रतिक्रियावादी नीति अपना ली। निकोलस प्रथम ने प्रारंभ से ही प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई और सुधारवादियों तथा उदारवादियों को कठोरता से दमन किया। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने भी स्थानीय स्वशासन की स्थापना की तथा न्याय पद्धति में सुधार करके कुछ उदारवादी नीति का जरूर सहारा लिया, किंतु उसके उदारवादी दृष्टिकोण के विरुद्ध उच्च वर्ग में जो प्रतिक्रिया हुई तो वो क्या हुआ? पुनः प्रतिक्रियावादी बन गया और अंत में एक क्रांतिकारी ने उसकी हत्या कर दी और इस हत्या से जो उसका उत्तराधिकारी था जार अलेक्जेंडर तृतीय, उसने अनुभव किया कि निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन से ही सम्राट की सत्ता सुरक्षित रह सकती है। अतः उसने भी ये वाली प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई और जनता की मांगों की अवहेलना करी। इसके पश्चात जार निकोलस द्वितीय ने भी अपने पूर्वाधिकारियों का अनुसरण करके दमनकारी नीति का आश्रय लिया, वरन उसके शासनकाल में तो क्या हुआ? जो दमन नीति थी वह पराकाष्ठा पर पहुंच गई। तो शासकों की इस नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप जनता का जो लावा था अब वह फूट गया और 1905 में क्रांति हुई। जार निकोलस ने कुछ सुधार किए और जो निर्वाचित संसद थी, अच्छा निर्वाचित संसद को ड्यूमा कहा जाता था, जो ड्यूमा स्थापित करने की घोषणा उसे करनी पड़ी, किंतु ये सब चीज़ें क्या थी? दिखावा मात्र था, यह क्षणिक था। और क्रांति जब समाप्त हो गई तो उसके पश्चात क्या करा? ड्यूमा को भी उसने प्रतिनिधि सभा के वास्तविक अधिकारों से वंचित कर दिया और स्टालिपिन की सहायता से फिर प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई। तो जार की इस निरंकुश और दमनकारी शासन के विरुद्ध रूसी जनता में जो आक्रोश था उसने क्रांति को जन्म दिया। पहला पॉइंट तो हमारा रूसी क्रांति का ये कारण था, रूस की शासकों की निरंकुशता। दूसरा सामाजिक असमानता थी। जैसा हमने अभी देखा इस वीडियो में ही हमने सुना था प्रारंभ में कि किस प्रकार से समाज दो भागों में विभक्त था। एक तो अधिकार वर्ग युक्त वर्ग था और दूसरा अधिकारहीन वर्ग था। अधिकार युक्त वर्ग में सामंत, कुलीन, जार, उसका परिवार, जो धर्माधिकारी लोग थे या उच्च पदाधिकारी थे वे सम्मिलित थे। इस वर्ग के लोग शासन के सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त थे और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे।
ये वर्ग बहुत ही धनी था और राज्य की अधिकांश भूमि पर इसका अधिकार था। और जो अधिकारहीन वर्ग थे उसमें किसान, मजदूर आदि ये लोग सम्मिलित थे और इसकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक दयनीय थी। मतलब कई बार तो इनको पेट भरकर भोजन भी प्राप्त नहीं होता था और सामंत कुलीन जो लोग होते थे ना, इनका बहुत अधिक शोषण करते थे। इस कारण किसानों की और मजदूरों की स्थिति बहुत अधिक दयनीय बन गई थी। तो इस प्रकार रूसी समाज में भारी आर्थिक और सामाजिक विषमताएं थी, जिसके परिणाम स्वरूप जनसाधारण में तीव्र असंतोष था। तीसरा हमारा पॉइंट है कृषकों की दयनीय स्थिति। इस समय तक मतलब 19वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के जो अधिकांश देश थे उनमें औद्योगिक दृष्टि से वो काफ़ी विकसित हो चुके थे, समृद्ध हो चुके थे, किंतु रूस अभी भी पिछड़ा हुआ था और ये कृषि प्रधान देश ही था। और रूसी जो किसान थी उनकी स्थिति भी दयनीय थी। जार अलेक्जेंडर जो द्वितीय था उसने 1861 में कृषि दासों की मुक्ति के बाद भी कोई विशेष सुधार नहीं किया, क्योंकि इसके साथ ही लगभग 1/3 जो किसान थे भूमिहीन हो गए। अब जो खेती की पद्धति थी वो भी पुरानी थी। यही नहीं, इस मुक्ति के अंतर्गत कृषकों को जो भूमि दी गई थी वह बंजर थी, मतलब उसमें पैदावार काफ़ी कम होती थी। इससे उस भूमि को ग्राम समुदाय मतलब मीर के अंतर्गत रखना पड़ता था। साथ ही उन्हें इस भूमि के अनेक कर देने पड़ते थे। तो मतलब कहने का मतलब है कि कृषकों की स्थिति बहुत अधिक खराब थी और उन्हें गरीबी में जीवन व्यतीत करना पड़ता था। भूमिहीन किसानों को जमींदारों की भूमि पर काम करना पड़ता था और जमींदार क्या करता था, उनका मनमाने ढंग से शोषण करता था। साथ ही साथ किसानों पर अनेक प्रतिबंध भी लगे हुए थे। कोई भी किसान पुलिस की अनुमति के बिना गांव छोड़कर नहीं जा सकता था। तो शासक द्वारा बीच बीच में करों में छूट व अन्य किसी भी स्थिति में मतलब सुधार करने के प्रयत्न भी किए गए, लेकिन वह सब अपर्याप्त थे। इससे क्या हुआ, कृषकों का जो है शासन के विरुद्ध असंतोष बढ़ता गया और इस असंतोष ने क्रांति का रूप धारण कर लिया। मजदूरों की स्थिति भी शोचनीय थी। जार अलेक्जेंडर तृतीय के शासनकाल में रूस का तीव्र गति से औद्योगिक विकास हुआ। बहुत से कारखाने जब खुले तो मजदूरों की मांग बढ़ी। अब औद्योगिक विकास के साथ जब इनकी संख्या बढ़ रही थी तो एक्चुअली इन मजदूरों में जो अधिकांश थे ना, वो किसान ही थे, भूमिहीन किसान थे। और कारखाना मालिक ने भी उनकी स्थिति का लाभ उठाया और उन्होंने कम मजदूरी दी और अधिक से अधिक वे काम लेने लगे। तो उनकी मजदूरी इतनी कम थी कि वो अपना जीवन यापन भी ढंग से नहीं कर पाते थे। मजदूरों को रहने के लिए गंदी बस्तियों की कोठरियाँ दी जाती थी, जहाँ मतलब आप सांस भी नहीं ले सकते। मजदूरों की इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए मालिकों को मतलब अपनी स्थिति को कहने के लिए वो इतने सक्षम भी नहीं थे। और अब धीरे धीरे लेकिन जब उन्होंने अपनी स्थिति को देखा तो उन्होंने अपनी स्थिति में सुधार के लिए मजदूर संघ बनाने का प्रयास किया। किंतु फिर क्या हुआ, जो पूंजीपति थे उन्होंने सरकार की ओर से इस पर प्रतिबंध लगा दिया मजदूरों के संघ निर्माण पर। तो स्थिति इतनी खराब और दयनीय हो गई कि धीरे धीरे वो लोग सब एकजुट होते गए और उन्होंने धीरे धीरे अपनी समांतर सरकार गठित कर ली मजदूरों ने सेंट पीटर्सबर्ग में 1905 में। तो अब मजदूर रूस की जो जारशाही की निरंकुशता और पूंजीवादी व्यवस्था का उन्मूलन कर सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित करने का अब स्वप्न देखने लगे थे। ये रूसी जातियों पर भी अत्याचार हो रहे थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 1917 की जो रूस की क्रांति है उसमें गैर रूसी जातियों के अत्याचारों का भी योगदान रहा। रूस में अनेक अल्पसंख्यक जातियां निवास करती थी, जिनमें पोल, फिनीशियन, यहूदी, उज्बेक, ततार, ऐसी काफ़ी जातियां थी। जो रूसी जातियां शासक जो थे ना, इन जातियों के साथ कठोरता का व्यवहार करते थे और उनकी सभ्यता और संस्कृति को समाप्त करके उन पर ज़बरदस्ती जो रूसी सभ्यता और संस्कृति थोपने का कोशिश करते थे। इससे उनमें काफ़ी असंतोष था। अच्छा, 19वीं शताब्दी के मध्य में जो अल्पसंख्यक थे उनमें राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ।
पोलैंड ने रूसी शासकों की निरंकुश और दमनकारी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जाल अलेक्जेंडर तृतीय ने इस विद्रोह का दमन करने के लिए कठोर और दमनकारी नीति अपनाई, जिससे पोलैंड की जनता सिहर गई। यही नहीं, विद्रोह के दमन के पश्चात जार ने पोलैंड का रूसीकरण करने की नीति अपनाई। तदनुरूप रूसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। सभी उच्च पदों पर रूसी अधिकारियों की नियुक्ति की गई। तो इस प्रकार से दुखी होकर कई लोगों ने जो है रूस छोड़कर अन्य देशों में बसने की कोशिश भी करी और जाकर बस भी गए। रूस के शासकों ने क्या करा था, इन जो अल्पसंख्यक जातियां थी ना, उनके साथ उनकी भावनाओं का दमन करने का प्रयास किया था। तो जैसे जैसे उन्होंने दमन करने का प्रयास किया, वैसे वैसे ही उनमें राष्ट्रीयता की भावना उग्र होती गई और उनके हृदय में जारशाही के विरुद्ध असंतोष बढ़ता गया। और इस असंतोष ने धीरे धीरे एक उग्र रूप ले लिया और इसका उग्र रूप हमें 1917 की क्रांति में देखने को मिला। रूस में बौद्धिक क्रांति भी हुई, जो हमारी क्रांति का कारण बनी। फ्रांस की भांति रूस में क्रांति के पूर्व एक बौद्धिक क्रांति हुई थी। रूस के जारों ने रूस की जनता को पाश्चात्य उदारवाद और लोकतांत्रिक विचारों से वंचित रखने का प्रयास किया था, किंतु शासकों की इस नीति के बाद भी ये जो क्रांतिकारी विचार है वह प्रवेश कर गए रूस में। अनेक प्रतिबंधों के बावजूद रूस में पश्चिमी यूरोप के उदारवादी विचारों का प्रसार होता रहा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रूस में शिक्षा और साहित्य के विकास में प्रजातांत्रिक विचारों को प्रोत्साहन मिला। धीरे धीरे जो लोग थे ना, जैसे कार्ल मार्क्स और बुकानिन थे, उनके समाजवादी विचारों ने रूस के जो जनसाधारण थे, विशेष रूप से श्रमिक वर्ग में एक नवीन चेतना जागृत की। साथ ही इसी काल में जो पश्चिमी देशों के जो में लिखी गई पुस्तकें हैं, उनका क्या हुआ, रूसी भाषा में अनुवाद हुआ और जिसको पढ़कर मध्यम वर्ग प्रभावित हुआ और वो रूस में उदारवाद और लोकतंत्र की स्थापना करना की इच्छा उसमें बलवती होती गई। तो रूस की इस बौद्धिक क्रांति के अंतर्गत विभिन्न लेखकों और दार्शनिकों ने 1917 की क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करके क्रांति के चक्र को आगे बढ़ाने का कार्य किया। समाजवाद का भी विकास हो गया था इस समय। रूस में कृषकों और मजदूरों की जो दयनीय स्थिति थी, जो रूस की जो सामान्य जनता थी, जिस प्रकार की अभावों व कष्टों से पीड़ित थी, उससे प्रभावित होकर रूस के जो मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों ने समाजवादी विचारधारा के आधार पर एक आंदोलन चलाया और इस आंदोलन के समर्थकों को नारोदानिकी या पॉपुलिस्ट कहा जाता था। और इसके प्रेरणा थे हर्जेन और चर्निशेवस्की। और इस आंदोलन से वह किसानों को भूमि का स्वामित्व दिलाना चाहते थे। जार निकोलस द्वितीय ने भी इन विचारों को रोकने के लिए काफ़ी कठोर प्रयत्न किए, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। बोल्शेविक और मोल्शेविक दोनों ही दल जारशाही को समाप्त करने की बात पर एकमत थे। अतः उन्होंने अपने अपने तरीके से लोगों को भड़काया और जार की जो नीतियाँ थी उसके विरुद्ध किसानों, मजदूरों और अन्य जनसाधारण में बढ़ते हुए असंतोष के परिणाम स्वरूप रूस में क्रांतिकारी समाजवादी विचारों का तेजी से प्रसार हुआ, जिससे क्रांति का अनुकूल वातावरण तैयार हुआ। अच्छा, रूसी नौकरशाही की अयोग्यता। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रूसी नौकरशाही की अयोग्यता। 17वीं शताब्दी के अंतिम चरण में रूस के जो जार थे पीटर महान ने अपने कार्य को अच्छा बनाने के लिए एक नौकरशाही की स्थापना की थी। और इसमें जो उच्च अधिकारी थे कुलीन वर्ग के ही व्यक्ति थे और वो लोग पूर्णतः रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी थे। जो ऐसे लोग थे जिनको जनता से कोई सहानुभूति नहीं थी। और ये लोग क्या थे, अयोग्य तो थे ही थे, साथ ही साथ भ्रष्ट भी थे। और इनका उद्देश्य क्या था, जार की निरंकुशता को बनाए रखना और जनता का शोषण करना। तो अयोग्य जारों के शासनकाल में ये जो नौकरशाही थी ना, इनकी शक्ति बढ़ जाती थी और वे मनमानी ढंग से शासन करने लगते थे। निकोलस द्वितीय में योग्य व्यक्तियों का चुनाव करने की क्षमता नहीं थी, अतः उसके शासनकाल में अयोग्य व्यक्तियों को शासन की नीतियां प्रभावित करने का अवसर मिला। यही नहीं,
रूसी नौकरशाही में अनेक जर्मन अधिकारी भी कार्यरत थे जिन्हें रूसी जनता से कोई सहानुभूति नहीं थी। कहने का मतलब है कि जो नौकरशाही थी वह पूर्णतः अयोग्य थी और इसने क्रांति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ड्यूमा के प्रभाव को नष्ट करने की चेष्टाएं। जारशाही की निरंकुशता और स्वच्छतारिता और जो नीति उसने अपनाई थी वो जनता में असंतोष व्याप्त करने के लिए काफ़ी थी। और 1905 में रूस जापान युद्ध में रूस की पराजय ने सेवर पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया और 1905 में जनवरी 1905 में रूस में क्रांति हो गई थी। तब जार निकोलस द्वितीय ने क्या करा था, एक घोषणा की थी सुधारों की, जिसके अंतर्गत लोगों को भाषण देने, विचार करने, प्रकट करने और संघ बनाने का अधिकार दिया था। साथ ही साथ मताधिकार के आधार पर निर्वाचित और विधायी शक्ति प्राप्त जनप्रतिनिधि सभा ड्यूमा स्थापित करने का भी वचन दिया था। किंतु फिर क्या हुआ, कुछ समय पश्चात ही जार निकोलस ने पुनः प्रतिक्रियावादी नीति अपना ली और 1906 में एक घोषणा की और जिसमें क्या करा, उसने ड्यूमा के नियमों बना दिए और उसके अधिकारों को सीमित कर दिया। मतलब मंत्रियों की नियुक्ति, सेना, विदेशी नीति, राज संबंध के संबंध में ड्यूमा को कोई भी अधिकार अब नहीं दी। बजट के संबंध में भी उसके अधिकार सीमित कर दिए गए। तो ड्यूमा को भंग करने की जो कोशिश की गई, तो एक प्रकार से ड्यूमा क्या हुआ, जन संस्था न रहकर अब जार की समर्थक संस्था बन गई। मतलब सारे अधिकारी वगैरह उसने ऐसे मताधिकार काफ़ी संकुचित कर दिया। तो जार की इस विश्वासघाती और नीति के कारण जनता में काफ़ी आक्रोश था और वो इसका प्रतिशोध लेने के लिए अवसर की तलाश में थी। जार निकोलस द्वितीय की अयोग्यता भी क्रांति का कारण बनी। तात्कालिक जो शासक था उस समय वो जार निकोलस द्वितीय था। तो 1900 उसका जो चरित्र था, उसकी जो व्यक्तित्व था, वो इस क्रांति के लिए जिम्मेदार बनी। एक आकर्षक व्यक्ति का था वो, किंतु उसमें जो बौद्धिक क्षमता थी काफ़ी सीमित थी। उसमें राजनीतिक सूझबूझ का अभाव था। कोई भी व्यक्ति उसे सरलता से प्रभावित कर देता था और योग्य व्यक्ति की परख करने की उसमें क्षमता नहीं थी। अब अपना समस्त राज्य कार्य अपने परिवारजनों और सहयोगियों की परामर्श से करता था। रानी जो महारानी थी अलेक्जेंड्रिया, उसका भी उस पर काफ़ी प्रभाव था। एक्चुअली अलेक्जेंड्रा की निवासी होने के कारण उसे रूसी जनता से कोई विशेष स्नेह भी नहीं था। और अंतिम वर्षों में, जार निकोलस के शासन के अंतिम वर्षों में जार पर और उसकी महारानी पर एक रासपुटिन नामक साधु का प्रभाव बढ़ गया था। ये रासपुटिन ना साइबेरिया का रहने वाला था और एक पाखंडी साधु था। मतलब उसने, ये माना जाता है कि उसने निकोलस के जो पुत्र था ना, उसको एक कोई रोग था उससे मुक्त कराया था। इस वजह से जो जार और उसकी पत्नी थी उसके प्रभाव में आ गए और उसके कुछ सारे मामलों में उससे परामर्श लेने लगे। तो इससे क्या हुआ, रासपुटिन का प्रभाव सर्वोपरि हो गया। अब ये जो लोग चाहते थे कि किसी भी प्रकार से से छुटकारा मिल जाए और अंत में उसकी हत्या भी करवा दी गई थी। तो यदि जार निकोलस द्वितीय में एक कुशल शासक के गुण होते तो ये क्रांति टाली जाती थी। हड़ताली प्रदर्शन भी किए गए। 1905 की क्रांति के पश्चात जार निकोलस द्वारा अपनाई गई नीति के विरुद्ध किसानों, मजदूरों और जनसाधारणों ने प्रतिरोध किया और अनेक वातावरण तैयार करा। 1905 से 1914 के मध्य में कई हड़तालें हुई, मजदूरों ने प्रदर्शन किए। अच्छा, 1910 के पश्चात विभिन्न ये जो हड़तालें थी ना, ये बढ़ती चली गई और धीरे जब जो प्रतिक्रियावादी मंत्री था ना स्टालिपिन, उसकी हत्या करने के बाद इसने और उग्र रूप धारण कर लिया था और समस्त देश में अराजकता का बोलबाला हो गया था। तो इस प्रकार 1914 तक देश में क्रांति का वातावरण तैयार हो गया था। अब इस क्रांति के वातावरण की वजह से पूरा माहौल जो है युद्ध के रूप में तैयार हो गया था। नेक्स्ट लास्ट हमारा पॉइंट है तात्कालिक कारण, प्रथम महायुद्ध। प्रथम महायुद्ध रूस की क्रांति का तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। रूस में समस्त क्रांतियां उस समय हुई जब वह अन्य देशों से युद्ध में व्यस्त था। 1905 में रूस जापान युद्ध में रूस की पराजय 1905 की रूस की क्रांति का तात्कालिक कारण था
और प्रथम महायुद्ध में रूस की पराजय, सैनिक विनाश ने 1917 की क्रांति को भड़का दिया। 1907 में इंग्लैंड और फ्रांस के साथ हुई मैत्री संधि की अनुपालना में रूस ने 1914 में महायुद्ध में प्रवेश किया था। बोल्शेविक दल के 5 सदस्यों को छोड़कर संसद के सभी सदस्यों ने शासन के इस निर्णय का समर्थन किया और विद्वान मानते हैं कि यदि जार निकोलस समझदारी से काम लेता तो वे रूसी जनता की राजभक्ति का लाभ उठा सकते थे, किंतु अयोग्य और भ्रष्ट प्रशासन ऐसा नहीं कर सका। युद्ध के आरंभ में रूसी सेनाओं को कुछ सफलता तो मिली, किंतु वही उच्च अधिकारियों की योग्यता, शासन के विभिन्न भागों में भ्रष्टाचार, इन सब से क्या हुआ, रूसी सेनाएं पराजित होने लगी। रूसी सेना को पर्याप्त मात्रा में युद्ध सामग्री नहीं मिल पाई, क्योंकि अपूर्ण औद्योगिक विकास के चलते रूसी जो कारखाने थे वह पर्याप्त मात्रा में युद्ध सामग्री का उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। अतः युद्ध सामग्री के लिए उनकी क्या हुआ, विदेशों में निर्भरता बढ़ने लगी। अब यातायात के साधनों का समुचित विकास नहीं था, तो इसकी वजह से भी उनके पास कठिनाई आ रही थी, रसद समय पर नहीं पहुंच रही थी। ये सारी वजह से जो है युद्ध में पराजय होने लगी। अच्छा, दूसरे युद्ध में रत होने की वजह से देश की स्थिति भी, आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही थी। तो इस युद्ध ने जो है क्रांति को प्रज्वलित करने के लिए एक चिंगारी के रूप में हम कह सकते हैं कि प्रथम महायुद्ध एक चिंगारी थी, और इसके जैसे ही लगी और रूस में क्रांति की आग भड़क गई। तो ये था आज का हमारा टॉपिक 1917 की जो रूसी क्रांति है उसके कारण। धन्यवाद।